नमस्कार दोस्तों। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी अटेंडिंग दिस क्लास। मित्रों, कल की क्लास में हमने विधिवत रूप से अपना चैप्टर शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय आय और उत्पाद का चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें हमने कुछ बातें भी जानी थी, जैसे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, माइक्रो किसको कहते हैं, मैक्रो किसको कहते हैं, इस तरह की बातें भी हमने सीखी थी। हालांकि इस तरह की चीजें तो यूपीएससी नहीं पूछती है कि इकोनॉमी किसको कहते हैं, मैंने बोला भी था आपको। लेकिन एक इकोनॉमी में भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम बातचीत करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं। संसाधनों को आप इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हो या फैक्टर्स भी कहा जाता है, राइट। ये अलग अलग संसाधन होते हैं जिनसे हम वस्तु सेवा का प्रोडक्शन करते हैं, वस्तु सेवा पैदा करते हैं, राइट। और ताकि लोगों को उनका वितरण करें हम लोग, और लोगों को जब उनकी इच्छा के अनुसार चीजें मिलेंगी, आवश्यकता पूरी होगी उनको, तो उनको एक अच्छा एहसास होगा कि उनकी जरूरत पूरी हो रही है। जब हमें ये अच्छा एहसास होता है कि अच्छा लग रहा है हमें, तो इसको हम वेलफेयर बोलते हैं, कल्याण बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में कल्याण का मतलब यही है कि आपको किसी चीज का उपभोग करने से अच्छा लगे, तो आपको आर्थिक कल्याण की प्राप्ति हो रही है। और कल्याण कई प्रकार के होते हैं। सामाजिक कल्याण भी होता है, देखा जाए तो सोशल वेलफेयर होता है, पॉलिटिकल वेलफेयर भी होता है। संदर्भ अलग अलग हो जाते हैं तो उसके मतलब बदल जाते हैं। सोशल वेलफेयर में समाज में आपको मान्यता मिले, समाज आपकी पहचान करे, समाज आपको रिकॉग्नाइज करे, कोई सामाजिक पद मिल जाए तो आपको अच्छा महसूस होता है। समाज में समानता आपके साथ हो, आपका आदर हो, तो आप कहेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, वो सामाजिक कल्याण है। पॉलिटिकल वेलफेयर के अंदर आपको मताधिकारों से उसकी बेसिकली शुरुआत मैं अपनी नजर में मानता हूँ आर्टिकल 326 वगैरह जो भी आप लोग पढ़ते हो। जब हम फर्स्ट टाइम वोट डालते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, या फिर बाद में भी वोट डालते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोग हमारे को आके मिलते हैं कि हमें वोट दीजिए, राइट। और ग्रेजुअली मान लीजिए आप किसी पार्टी के मेंबर बन जाते हो, उसका कोई पद मिल जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, ये सब पॉलिटिकल वेलफेयर बन जाता है। तो अलग अलग तरह के वेलफेयर होते हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेलफेयर की बात होती है, जहां आपको उपभोग से संतुष्टि मिलती है। और उपभोग करने के लिए दोस्तों उत्पादन तो होना ही चाहिए, कोई चीज मिलनी चाहिए आपको। बिना प्रोडक्शन के आप उपभोग कैसे करोगे? तो इसकी एरिया बड़ी हो जाती है कि इकोनॉमिक वेलफेयर में हम प्रोडक्शन भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, आप उपभोग करोगे सामान खरीदने के लिए, तो आपको इनकम भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये उत्पादन, आय, वितरण, इस तरह की चीजें, उपभोग, ये सब इकोनॉमिक वेलफेयर का पार्ट बन जाते हैं। फिर इकोनॉमी के अंदर हम इसी तरह की चीजों को देखते हैं। और माइक्रो एक होता है, मैक्रो एक होता है। माइक्रो में आप किसी एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, इसी तरह के लोगों को पढ़ते हो, एक को पढ़ते हो, और एक के लिए जो आप समझते हो उसको आप लागू करते हो समष्टिगत स्तर पर, और वहां पढ़ाई करते हो। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो एक कंपनी क्या उत्पादन कर रही है, एक को लेते हैं। जब देश को पढ़ते हैं तो वही चीज जीडीपी बन जाता है। अगर हम इस मार्केट की प्राइस की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कई वस्तुओं की औसत कीमत की बात करें, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हो, मैक्रो बन जाता है, समष्टिगत चीज बन जाती है। रोजगार भी एक देशीय मुद्दा है, पूरे देश से रिलेटेड है, तो रोजगार को भी समष्टिगत मुद्दा कह सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हो। इस तरह की बातें हमने पिछली वाली कक्षा में की थी। और फिर बाद में हमने जीडीपी का कॉन्सेप्ट लिया था, और जीडीपी में हमने कुछ बातों को समझा था कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर, तो इस तरह से हम एक सीमा बना ली हमने, जैसे कि इस तरह एक सीमा बना दी हमने। कई बार बच्चे कुछ टेस्ट सीरीज में भी ऐसे सवाल डाल देते हैं जो बहुत
बारीकी वाले होते हैं। यूपीएससी वैसे प्रश्न नहीं करती है, घरेलू सीमा में क्या आएगा, राइट, इस तरह की बातें। तो ज्यादातर केस में तो जहां एक राष्ट्र भौगोलिक रूप से अवस्थित है, शुरुआत आपको ऐसे करनी पड़ेगी, इंडिया भौगोलिक रूप से कहाँ है, वहीं तो उसकी बाउंड्री बनेगी। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक टेरिटरी का। तो कई बार भौगोलिक जो आपकी टेरिटरी है उससे ऊपर नीचे हो जाती है इकोनॉमिक टेरिटरी। इसमें प्रशासनिक कंट्रोल देखा जाता है, इस सरकार का प्रशासनिक कंट्रोल किस एरिया पे हो रहा है, मतलब। तो हमारे राजदूत कार्यालय, ये मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, मैंने कल की क्लास में नहीं करी थी ये बात, लेकिन मन में सवाल रहते हैं कई बच्चों के कि इस तरह की चीजें वो जानना चाहते हैं। एज ए टीचर हम लोगों को इस बारे में पता होता है कि रेंज क्या लेनी चाहिए क्लास में, उस हिसाब से क्लास चलती है। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि 20 सवाल अगर यूपीएससी करती है इकोनॉमिक्स में, तो आप 20 में से 20 सही करने की टारगेट मत बनाओ। 20 में से 10-12 तक आप चले जाओगे, कट ऑफ से भी ऊपर जाओगे आप, आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा आपका। और आप चाहे बहुत प्रयास करें कि 20 में से 20 मैं कर लूं और बहुत कुछ पढ़ लेते हो उसके लिए, तो भी गारंटी नहीं है उस चीज की कि आप 20 में से 20 कर ही लोगे। तो पढ़ाई में चयनात्मकता का दृष्टिकोण लागू करना अपरिहार्य होता है यूपीएससी के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि राजदूत कार्यालय होते हैं, तो हमारा राजदूत कार्यालय अमेरिका में है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उस पर। तो भौतिक रूप से हम इंडिया हमारा है, ये तो हमारी है ही है टेरिटरी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की डेफिनेशन से जाओगे तो वो राजदूत कार्यालय पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। अब हमारे राजदूत कार्यालय में कोई अमेरिकन काम करता है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। और 723 पेज की बुकलेट बनी हुई है, उसमें ऐसे सारे नियम दे रखे हैं जिसमें भारी मात्रा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए और वैसे सवाल बनते भी नहीं है। हमारा मिलिट्री बेस है, जैसे मालदीव में हमारा मिलिट्री बेस है तो हमारे इसमें काउंट होगा। साइंटिफिक सेंटर है कहीं पर, इंफॉर्मेशन सेंटर है कहीं पर, एयर इंडिया का कहीं पर काउंटर बना हुआ है जहाँ पे टिकट कटते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा होने की वजह से वो हमारे में ही काउंट होगा। मूवेबल चीजें होती, हवाई जहाज होता है इंडियन, वो अमेरिका में है, आप उसमें चले गए तो आप उस डोमेस्टिक बाउंड्री में हो इंडिया की, ऐसा माना जाता है उसमें। तो मिलिट्री बेस है, ऐसे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, एयर स्पेस है आपके ऊपर, कंट्री के ऊपर जो एयर स्पेस है, ये सब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी या बाउंड्री के अंदर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस ऐसे ही, इस पर यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं करती है। अच्छा, बाहर के राजदूत कार्यालय हमारे यहाँ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा नहीं है, उनका है, तो हमारे देश के अंदर होते हुए भी हम उनको नहीं काउंट करेंगे। तो कौन काउंट होगा, कौन काउंट नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए बहुत रूल्स हैं। आप उसमें नहीं अपना अलग से एनर्जी खराब करें। और सारे टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं ऐसा मैं नहीं मानता। ज्यादातर टेस्ट सीरीज वालों का हाल ये है कि बहुत मुश्किल सवाल बना के उसमें प्रस्तुत करते हैं, फिर कहते हैं कि इनका उत्तर और सही ज्ञान लेने के लिए आप हमारे टूल्स खरीदो, मतलब हमारे टूल्स हैं उनको खरीदो, बुकलेट और ये सब, उन सब चीजों की वजह से ऐसा किया जाता है। थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी तो हमने कुछ प्लस माइनस को छोड़ दो आप, बाकी तो जहां हम भौगोलिक रूप से हैं वही हमारी बाउंड्री बन रही है। बाकी कुछ अपवाद मैंने आपको बता दिए, राइट। और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एरिया देखा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कोई चीज ऐसी आपकी मिलिट्री बेस है मालदीव में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका है उस पर, तो आपकी बाउंड्री में काउंट होगा, इतनी सी बात है, राइट। तो जो भी डोमेस्टिक बाउंड्री की परिभाषा है उसके तहत जो उत्पादन होता है उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे, और जो बाउंड्री के बाहर हमारे लोग काम कर रहे हैं वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जैसे कि कल की क्लास में हमारे लोग बाहर जो पैदा करते हैं उसको हमने ये माना था, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था वो आप देख लेना, ए या बी जो भी, लेकिन बाहर हमारे भारत के लोग जो बाहर कमा रहे हैं उसको
ये भारत के लोग हैं बाहर की तरफ, ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, और बाहर वाले इस जगह पे काम कर रहे हैं, हमारी बाउंड्री का पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सरकार का, आपको हमारा ही बन रहा, लेकिन वो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो हमारी जीडीपी में आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा इस पर भी है और इस पर भी है, उस पर नहीं है, वो दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं। एनआरआई बहुत सारे भारत के बाहर चले जाते हैं, तो जिस एरिया में, वो एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भारत सरकार का नहीं है, संबंधित कंट्री का है। इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है हमारी, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो उसको नहीं करेंगे हम, चाहे भले हमारे लोग हों, इससे कोई मतलब नहीं है। और इसके अंदर राजदूत कार्यालय बाहर वालों के आप हटा दो, बाकी जो भी कुछ है यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और विदेशी लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो हमारी देश की जीडीपी का पार्ट है, क्योंकि हमारी बाउंड्री के अंदर है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस पर भी है, सब पर है, तो सब आएगा, चाहे भले ही विदेशी हो। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, जो जीडीपी हमने इंग्लिश में लिखा था कल, शायद जैसे मैंने जीडीपी को ऐसे बोला था, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसकी हिंदी सकल घरेलू उत्पाद होती है, शायद ऐसा ख्याल आ रहा है मुझे कि हिंदी अगर नहीं लिखी हो तो आप सकल घरेलू उत्पाद लिख लेना अपने नोट्स में। इसमें घरेलू शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये डोमेस्टिक बाउंड्री है, इकोनॉमिक टेरिटरी है आपकी, सकल घरेलू उत्पाद। तो एक तो हम बाउंड्री की कॉन्सेप्ट है, इसमें बाउंड्री के अंदर बाहर का होगा तो भी हम जीडीपी में काउंट करेंगे। दूसरा, अंतिम वस्तु और सेवा, ये ध्यान रखिए। इनके आगे एक विशेषण लग रहा, अंतिम। वस्तुएं अंतिम प्रकार की हो, सेवा भी अंतिम प्रकार की हो, राइट। जैसे अंतिम वस्तु का एक एग्जाम्पल मैं उठाऊं, स्मार्टफोन, एक वस्तु ऐसी भी होती है जिसको मध्यवर्ती कहते हैं। स्मार्टफोन के सेंस में उसके पार्ट्स क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ स्मार्टफोन, जैसे कि आप कह सकते हो उसमें आईसी लगता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट, एक चिप होती है, कैमरा होता है, इस तरह से कुछ आदि, तो मध्यवर्ती हैं ये। अब स्मार्टफोन अगर 1 लाख रुपए का है, और मान लीजिए इसमें आईसी 20,000 रुपए की है, कैमरा 20,000 रुपए का है, और भी सामान है जिनको मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो आप इनको भी जोड़ लेते हो उत्पादन में, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि 1 लाख रुपए की रेट में ये सब गया हुआ है, तो आप इनकी 2 बार काउंटिंग कर रहे हो। 1 लाख में अगर ये नहीं होते तब फिर आप देखते इनको, तो अंतिम में ये सब आ जाता है, राइट। ऐसा आप समझो इस चीज को। अगर कोई आईसी कैमरा ऐसा है जो स्मार्टफोन नहीं बना, स्मार्टफोन में यूज नहीं हुआ, फिर वो अंतिम रह गया, आप उसको उठा के ले आओ अगर आपके पास कोई डेटा है इसका। तो हम नहीं चाहते थे कि क्लास में कॉम्प्लेक्सिटी आए बेवजह की, कौन आपसे वहां यूपीएससी में पीटी में पूछ रहा है कि कैसे निकलेगा। एक बार सवाल आया था पीटी के अंदर, जीडीपी की परिभाषा को लेकर 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे थे जैसे सभी सही हो, लेकिन कहीं सेवा गायब थी, तो कई वस्तु गायब थी, तो किसी के आगे अंतिम नहीं लगाया था। तो 4 ऑप्शन देख के आप उसको टिक लगाओ जिसमें वस्तु भी हो, सेवा भी हो, अंतिम भी लिखा हुआ हो, बाजार मूल्य भी हो। और बाकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, घरेलू जो सीमा है उसके भीतर का उत्पादन होता है जीडीपी। तो आप पहले पढ़े हुए हो या नहीं पढ़े हुए हो, इससे इस क्लास पे क्या फर्क पड़ता है, जो क्लास मैं अभी ले रहा हूं।
आपको कॉमन सेंस रखना, जो मैं बता रहा हूं इस चीज को किताब से थोड़ी पढ़ा जाएगा कि 1 लाख रुपए को लेना है, न कि इनको लेना है अगर ये इसमें गए हुए हैं। तो सामान मिक्स होके दूसरा सामान बना देते हैं तो उसकी रेट में चला जाता है, तो फिर हम अलग अलग क्यों करेंगे? डबल काउंटिंग हो जाएगी, इनकी 2 बार काउंटिंग हो जाएगी, इनके ओरिजिनल फॉर्मेट में और इनके बदले हुए फॉर्मेट में, राइट। तो ऐसा कॉमन सेंस से इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इसमें रटना करना कोई जरूरी नहीं है। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन में आपको ये ढूंढना है कि घरेलू सीमा वगैरह लिखा हुआ है क्या। अगर चारों ऑप्शंस में कहीं नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो है वो उपलब्ध ऑप्शंस उसमें सबसे बढ़िया कौन सा है उसकी खोज करिए और राइट लगाइए उसमें। इसी तरह की बात है दोस्तों। तो जीडीपी के बारे में हमने जो बातें करी वो फिर से सुन लीजिए। वस्तु के साथ सेवा का भी समावेश होगा। मैंने सेवा का भी एग्जाम्पल आपको दिया। मैं खान सर के यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये मध्यवर्ती सेवा है, देख लो आप बोर्ड पे। सारे जितने स्टाफ है, सिस्टम्स है, सब इंटरमीडिएट के रूप में काम कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कोचिंग का। उस प्रोडक्ट की प्राइस में हम सब लोगों का गया हुआ है उसमें। तो खान सर जो हमें पेमेंट करते हैं वो फिर अलग से क्यों आप ऐड करोगे? टोटल फीस कितनी है एक बच्चे की, टोटल बच्चे कितने एडमिशन लिए, गुणा करिए और उतनी सर्विस फाइनली पैदा करी खान ग्लोबल स्टडीज ने। और इससे ज्यादा सरल मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशंस बहुत और अधिक कैसे समझाएं उसको लेकर पैदा हो जाती है। और ये लिमिटेशन टाइम भी पैदा करता है कि हमारे पास वक्त कितना, केवल इसी चीज को थोड़ी ग्रिल करना है हमें। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत ध्यान से पढ़िए। इकोनॉमिक्स में अगर आपने ध्यान को इधर उधर करने की कोशिश करी तो आपकी पूरी क्लास क्रैश कर जाएगी। एक दूसरे से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट होते हैं और प्रोफेशनल रहिए। जीएस आपके सिलेबस में जीएस इकोनॉमिक्स है। जीएस के लिए जो इकोनॉमी पढ़नी है आपको, इकोनॉमिक्स भी नहीं है, इंडियन इकोनॉमी है, वो भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कितना पढ़ने की आवश्यकता इसमें होगी, उतना पढ़िए। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मोटे रूप में चीजों को समझ के आगे बढ़ते हैं। तो वही आपको ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो जीडीपी का था, फर्स्ट तो जीडीपी पढ़ा था हमने कल की क्लास में, ये हमारा ओके हो गया है, फिनिश हो चुका है। अब दूसरे पे आएंगे जीएनपी। आप आज की क्लास नोट्स में यहां से शुरुआत करें। जीएनपी एंड मेक द फुल फॉर्म लाइक दिस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे यहां से शुरू आज आपकी क्लास, राइट। और हिंदी रूपांतरण करिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये वर्ड राष्ट्रीय आ गया है। आपकी इच्छा हो तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि घरेलू से हम कहां पर आएंगे, राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सूत्र बनाएंगे हम लोग, उसके इसमें परिभाषा नहीं होगी, सूत्र बनेगा। पहले सूत्र बनाते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे, फिर बाद में हिंदी देखी जाएगी। आप ऐसा एरो बनाएं। इसके बाद हमें फर्स्ट नंबर पे जीडीपी मिला था, तो जीडीपी को एज इट इज लिखना है। यहाँ पे इसी में प्लस माइनस होता है, तो जीडीपी प्लस, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, हिंदी में कर दूंगा, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम एंड अब्रोड। चिंता नहीं करें, सब होगा, धीरे धीरे आप समझने लगोगे। 4-5 क्लास, 6 क्लास निकलने दो आप। जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम एंड अब्रोड, इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं विदेशों में
ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करो। हाँ, इसकी हिंदी कर रहे हैं। विदेशों में अर्जित निवल साधन विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। नेट को हिंदी में निवल लिखते हैं आमतौर पे, ठीक है। और नेट, कई सारी चीजें नेट में होती है, उसको नेट रूप में निकाला जाता है। एक होता है, दो वर्ड होते हैं, ग्रोस मतलब टोटल, सकल। ग्रोस को सकल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, ग्रोस दिख रहा है ना, सकल। ग्रोस होता है, एक नेट होता है। नेट पे जाने के लिए ज्यादातर क्या होता है, ग्रोस में से कोई चीज माइनस करते हैं। तो सुनते रहेंगे आप, और अलर्ट होके क्लास करनी होगी। इकोनॉमिक्स की क्लास में अलर्टनेस चाहिए। कुछ टोटल होता है, उसमें से माइनस करते हैं, तो जो बच के आता है उसको नेट बोला जाता है आमतौर पे, राइट। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि कोई भी बिजनेस फर्म है, कोई भी व्यवसायिक संस्था है, उसने कितने का माल बेचा, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं ना, कितने का गल्ला हुआ, कितना माल बेचा, वो जो अमाउंट आ रही है माल को बेचने से, इसको आप कह सकते हो ग्रोस इनकम। सकल कितने का गल्ला उठा, इसको आप एक जगह पे रख दो, माना कि 100 रुपए का गल्ला उठा, 100 रुपए का माल बेचा, टोटल मिला के। कोई 1 रुपए का बेचा, कोई 10 का बेचा, कोई 20 का, इस तरह से। वो आप एक साइड में रख दें। फिर आपको ये देखना है कि उस बिजनेसमैन या बिजनेस वाला जो व्यक्ति है, उसके खर्चे कितने हो रहे हैं। आपने अलग अलग खर्चे निकाले, खर्चे हुए 50 के, तो खर्चे 50 का, टोटल पैसा आया 100 का। नेट में कितना उसकी इनकम हुई, 100 में से उसका खर्चा माइनस कर दिया जो कि 50 है, ये उसकी नेट इनकम है। आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट एनएनपी भी पढ़ाऊंगा आपको। तो नेट पर आने के लिए मेरी नेट इनकम में निकालूं, तो मेरे को खान ग्लोबल स्टडीज और अन्य जगहों से, खेती बाड़ी भी है मेरी राजस्थान में, दूसरे भी इनकम हो सकते हैं। बैंक में एफडी से ब्याज आ सकता है, शेयर मार्केट के अंदर है तो आपको मुनाफा कंपनियां देती है, वो आ सकता है। सारी इनकम को एक तरफ रख दिया, इसको हम कहेंगे ग्रोस, और खर्चे माइनस कर देंगे तो नेट। खेती से रिलेटेड खर्चे, मेरे पढ़ाने से रिलेटेड खर्चे, मैं वही खर्चे माइनस करूंगा जो मेरी इनकम कमाने से जुड़े हुए हैं। घर के खर्चे नहीं, मतलब घर के खर्चे तो आप कुछ भी करो ना। तो बिजनेस रिलेटेड, इनकम रिलेटेड खर्चे जो भी होंगे उनको माइनस कर दूंगा, वो मेरी नेट इनकम होगी। अब उस नेट इनकम को मैं जो चाहूं इस्तेमाल करूं। कोई टैक्स बनता है तो टैक्स दूंगा, फिर बच जाएगी। उसके बाद बचत उपभोग जैसा मेरा मन है। तो नेट पे जाने के लिए साधारण बात यह है कि कोई चीज माइनस करनी पड़ती है। यहां पर भी नेट आ रहा है, मैं नेट वर्ड को समझा रहा हूं। कोई कोई चीज माइनस होगी, क्या माइनस होगी वो तो मैं बता दूंगा आपको। दूसरा बात इस पे आपको ध्यान रखना है, फैक्टर इनकम। एक जो साधन आय, ये शब्द इंपॉर्टेंट आ रहा ना यहाँ पे। साधन आय का मतलब क्या है, जो साधन कमाते हैं। साधन अर्जित करते हैं। कमाने की सही भाषा लिख दें अगर हम, अर्जित करना कहते हैं, साधन अर्जित करते हैं, ऐसी आय। और साधन में दो साधन ज्यादा फेमस होते हैं विश्व को लेकर। एक को आप श्रम कह सकते हो,
एक को आप पूंजी कह सकते हो। विदेशों के संदर्भ में दो साधन बहुत फेमस रहते हैं, क्योंकि दोनों ये बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। लेबर बाहर जा सकता है, बाहर का अंदर आ सकता है, पूंजी बाहर जा सकती है, बाहर से यहाँ आ सकती है। तो आप ऐसे समझो कि साधन आय के बारे में बात हो रही है, वस्तु की बात नहीं हो रही है, साधनों की हो रही है। उनको निवल में निकालना है, पहले नेट निकालना है। तो मैं भारत को ध्यान में रखकर इसका फॉर्मूला भी बना रहा हूं, भारत को ध्यान में रखकर। तो आप इसके नीचे भी ऐसे बना लो, और इसका सूत्र मैं दे रहा हूं भारत के संदर्भ में। भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। हम इसका एक निशान भी बना लेते हैं, एक सिंबल बना लेते हैं, ब्रैकेट में आप इसको ए लिखते हैं, ताकि भविष्य में हम एक छोटा सूत्र बना लेंगे। भारतीय साधन विदेश में कमाते हैं टोटल, उसको हम कह रहे हैं ए। मैंने आपको क्या कहा कि कोई ना कोई चीज माइनस करते हैं नेट पे जाने के लिए। ये तो टोटल है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय। इसका भी नाम डाल देते हैं बी। उतना ही पढ़ना जो मैं क्लास में ले रहा हूं, बहुत चीजें हैं राष्ट्रीय आय के अंदर। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग कॉन्सेप्ट के महत्व होता है। CAPF वगैरह की परीक्षाएं दोगे तो इसमें एक पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं 7 या 8 कॉन्सेप्ट लूंगा आपकी क्लास में, वही UPSC में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है, उन्हीं पे रहे आप। मटेरियल्स तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ छोड़ना भी होता है। ये सूत्र बन गया एक तरह से। अब आप क्या करो, पैराग्राफ चेंज करके ये जो आपने लिखा हुआ है यहां से कहीं लिखो आप इस प्रकार, ऐसे लिखो आप इस प्रकार, और फिर डैश लगा दो। GNP इज इक्वल टू GDP प्लस A माइनस B। सिंपल हो गया है। ये हमारी निवल साधन आय आ गई विदेशों में जो हम कमाते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। बी ज्यादा है तो माइनस निकलेगा नेट में। यहाँ पर मैथमेटिक्स जैसा चल रहा है वैसे चलाना, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि फाइनली इधर से माइनस आ रहा है जो इसको रिड्यूस कर रहा है। जो आएगा वो आ जाएगा। ये सूत्र बन गया आपका GDP प्लस A माइनस B। एक इंग्लिश मीडियम क्लास में बहुत पहले की बात है, संयोग ऐसा है कि उनका नाम मिलता जुलता है खान सर के इंस्टीट्यूट से, खान ग्लोबल स्टडीज, KGS, ऐसी एक और नाम है वैसा मिलता जुलता। उनके यहाँ में क्लास लेने के लिए करोल बाग गया हुआ था, और उसमें इकोनॉमिक्स 3 टीचर्स पढ़ाते थे, अलग अलग टॉपिक का बंटवारा था। और मेरे पास ये टॉपिक नहीं था, मेरे पास विदेशी क्षेत्र, FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विनिमय दर, आयात निर्यात, ये WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF,
बाहर की जो इकोनॉमिक्स होती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो वाले टॉपिक्स थे। लेकिन मैं जैसे क्लास में गया तो एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि सर जीडीपी और जीएनपी में कितना डिफरेंस होता है, कितना बड़ा अंतर होता है। तो मैंने कहा ये टॉपिक तो मेरा नहीं है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि फिर टॉपिक का एनक्रोचमेंट हो जाएगा। दूसरे जो टीचर्स है वो कहेंगे कि रामेश्वर सर ने इसमें क्यों बातचीत की, ये तो टॉपिक हमारा है। तो मैंने सविनय उनको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा गलत मैसेज जा सकता है इससे। लेकिन वो पूरी क्लास ही पूछने लगी, आग्रह करने लगी, तो फिर मैंने कहा देखो एक आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आगे से आप फ्यूचर में मेरे ही टॉपिक्स पे बातचीत आप करोगे, जो टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ वहाँ आप मेरे से सवाल नहीं करोगे। तो वो किस्सा याद आ गया मुझे यहाँ पर। देखो, अगर आप, उन्होंने पूछा जीडीपी जीएनपी में बहुत ज्यादा फर्क है, किस तरह का फर्क है, आप खुद देख लो। अगर मैं जीडीपी को हटा दूं यहाँ तो जीएनपी की क्या सत्ता रह जाएगी। ये तो छोटी मात्रा में होते हैं, ए माइनस बी जो भी वैल्यूज होती हैं। अच्छा, ये अगर कांस्टेंट हो, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर ये कांस्टेंट हो, तो जीडीपी बढ़ने के साथ जीएनपी भी बढ़ेगा। तो कहाँ इतना फर्क आ रहा है। और एक और बात है कि इसमें आप राष्ट्रीय वर्ड लगा रहे हो, तो एक देश का राष्ट्रीय उत्पादन मुख्य रूप से तो घरेलू सीमा में ही होता है ना। तो घरेलू सीमा वाली कॉन्सेप्ट कौन है, जीडीपी है। तो इस तरह से आप चीजों को केवल फॉर्मूला नहीं, मतलब इसके संदेश भी समझो आप, राइट। इसलिए हम कहें कि बहुत फर्क होता है, ऐसा नहीं है। जीडीपी कोर होता है, जीडीपी के बिना इसकी सत्ता नहीं है। अगर आप ये कहते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस दिस दैट, तो y की डिटर्मिनेशन x से हो रही है, राइट। फिर यहां से लिखिए, इससे एक चित्र की सहायता से दिखाया जा सकता है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे और अच्छा हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। कल की क्लास जैसा ही एक फिगर देखते हैं हम लोग। माफ कीजिए। मान लीजिए मैं इसको बी कहता हूं और इसको मैं ए कहता हूं। ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं।
यहाँ पर और इस जगह पे ये सब पहले से लिख चुके हैं इनका मतलब। ठीक है, अब आप एक देश की जीडीपी निकालोगे इस देश की, तो ये जो लाल कलर दिख रहा है ये तो है ही बी, विदेशी साधन हमारे यहाँ जो भी कमा रहे हैं। और भारत जैसे राष्ट्रों में विदेशी साधन मुख्य रूप से पूंजी के रूप में आता है। आपने नाम सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब वॉलमार्ट नाम की कंपनी ने भारत की एक कंपनी फ्लिपकार्ट, जो आपको फ्लिपकार्ट से आप सामान लेते हो, दिखने में घरेलू कंपनी लगती है, वो घरेलू नहीं है। इसका सही स्वामी इस समय वॉलमार्ट है। तो वो पूंजी लेके आए, पूंजी एक साधन है। वो साधन कौन सी इनकम कमाता है? प्रॉफिट के रूप में। पूंजी को नहीं जोड़ लेना है, श्रम को नहीं जोड़ना है, वो जो कमाते हैं उसकी बात हो रही है, राइट। तो विदेशी साधन हमारे यहाँ क्या कमा रहे हैं, साधनों को नहीं जोड़ना है, राइट। तो लाल वाला एरिया अगर मैं यहाँ पे जेड लिख दूं, जीडीपी में जेड और बी दोनों आ जाएंगे, वो नहीं आएगा, राइट। और जीएनपी में क्या होगा, वो हम हमारे साधन जो कमाते हैं उसको प्लस करना है, बाहर जो कमाते हैं उसको प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये ए इसमें जुड़ रहा है लेकिन इसको हटाना होगा। ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने को माइनस कह सकते हैं, ये एरो माइनस हो रहा है। और इसको नीचे से अगर हम ऐसे समझते हैं समग्रता में, तो ये बन जाता है जीएनपी। अच्छा, आपने सूत्र क्या लिखा था? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ए माइनस बी, ये लिखा था। अब इसी को आप कैसे सोल्व कर सकते हो? और जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ए माइनस बी, और जी जीएनपी इज इक्वल टू सॉरी जीडीपी माइनस बी प्लस ए। इस बी को आप पहले भी ला सकते हो, ये जीडीपी है उसमें से बी माइनस हो गया, जैसे जीडीपी में से बी माइनस प्लस ए। तो कोई इश्यू नहीं है इस जगह पे। डी हटके टेरिटरी की कॉन्सेप्ट है आपकी, टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। सिंपल बता रहा हूं, जिस टेरिटरी पर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। राजदूत कार्यालय आपके यहाँ होते हैं लेकिन कंट्रोल आपका नहीं होता है। ऐसे ही आपके राजदूत कार्यालय बाहर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका होता है, उनका नहीं होता है। मिलिट्री बेस आपका है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका है। इंफॉर्मेशन सेंटर आपका है, कंट्रोल आपका है। साइंटिफिक सेंटर आपका है, कंट्रोल आपका है। अंटार्कटिका मिशन आपका है, कंट्रोल आपका है। उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो। तो कुल मिला के जीडीपी में डी जो है टेरिटरी की कॉन्सेप्ट है, डी हट के एन आ जाता है। हमारे नेशनल लोग, ऐसे समझ लो आप, एन का मतलब नेशनल्स, नागरिक टाइप के हमारे देश के साधन, चाहे भारत में हो चाहे बाहर हो। ये जो भी लाल लाल है ये सब भारत के ही तो है। तो भारत में क्या नेशनल्स नहीं होते? है ही, ये नहीं है नेशनल्स, तो इसको माइनस कर दिया। बाहर है तो उनको प्लस कर दिया, नेशनल कॉन्सेप्ट बन जाता है और बाउंड्री से आप मुक्त हो जाते हो।
दिस इज द पॉइंट फ्रेंड्स, राइट। ये जीएनपी की कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा न तो सरल ही हो सकता है न कुछ हो सकता है। ये एटॉमिक एटम्स डिवाइड नहीं होते एक तरह से, वैसे ही एटॉमिक की ये प्रेजेंटेशन है। इसमें नई समझ कोई काम नहीं करेगी। इतना करने के बाद अगर एनीबडी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, व्हाट कैन आई डू? मैं तो समझा ही सकता हूँ। अच्छा, जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है, तो बात जीएनपी है, लेकिन जीडीपी की तरह ही साइड में लिख लें आप, जैसे हम कहते हैं जीडीपी, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जीएसडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक। और एक कॉन्सेप्ट होता है डीडीपी, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। इस तरह से अब नेशनल वाले में नहीं बनेंगे, क्योंकि नेशन तो एक ही होता है, नेशन में नेशन थोड़ी होता है, तो इसलिए। लेकिन डोमेस्टिक बाउंड्रीज में स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो हमारे यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जीडीपी, जीडीपी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट जीएसडीपी, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस तरह के हैं। अब आपको देखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमिक टेरिटरी कहाँ पर है, राज्य की इकोनॉमिक टेरिटरी कहाँ पर है, वैसे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। और ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है जीएनपी का। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तीसरे पे आइए, थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सीधा सूत्र लिखेंगे आप, आपको जो मिला है वो जीएनपी मिला है। अब यहाँ भी नेट वर्ड आ गया ना कोई चीज माइनस होती है, तो यहाँ पर आप लिखिए इंग्लिश में एक बार, माइनस डेप्रीशिएशन। इंग्लिश में एक बार लिखिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हिंदी में कई नामों से पुकारा जाता है। मूल्यह्रास फेमस नाम है इसका। थैंक यू। इसी का एक और नाम है अपकर्ष। या मशीनों उपकरणों की गिरावट का अनुमानित मूल्य। एक बार लिखें आप, डेप्रिसिएशन
वर्ड दो जगह यूज होता है, जिससे हम कहते हैं रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया है, रुपए की वैल्यू का इरोजन हो गया, रुपया वीक हो गया डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, वहां भी यूज होता है ये। जैसे मान लो आप कहते हो कि 80 रुपए का $1, बाद में हमें पढ़ने को मिलता है कि 83 रुपए का $1, राइट। वहां भी डेप्रिसिएशन, डॉलर की मतलब भारतीय रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है अमेरिकन डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। यहां भी डेप्रिसिएशन यूज हो रहा है, संदर्भ के अनुसार ही उत्तर करो आप, किस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी पूछ रहा है। एक नोट आप इसके नीचे लगाओ, उसके बाद में मैं समझाता हूं आप इसको। तो आप इसके नीचे एक नोट लगाइए। देखिए, गिसावट एक प्रकार का नकारात्मक उत्पादन होता है। होता है, आगे लिख लें, गिसावट एक प्रकार का नकारात्मक उत्पादन होता है, इसलिए इसे सकल उत्पादन में से हटा दिया जाता है, सकल उत्पादन में से हटा दिया जाता है, ताकि ये पता लग सके, कि निवल रूप में कितना उत्पादन हुआ है, निवल रूप में कितना उत्पादन हुआ है, पूर्ण विराम लगा दें। तो अब आप इस चीज को समझें कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, कई तरह के प्रोडक्शंस होते हैं जहां मशीनों और टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये डिजिटल बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये भी तो एक उपकरण है। सबकी इनकी लाइफ होती है और ये खराब होते रहते हैं, धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देंगे, लेकिन उनका पतन अचानक नहीं होता है, ग्रेजुअली होता है, राइट। भवन की भी डेप्रिसिएशन होती है, बिल्डिंग, मशीन, उपकरण, ये सब की गिसावट नेगेटिव उत्पादन को दिखा रही है। जो हो रहा है वो तो हम जोड़ रहे हैं, लेकिन जो जा रहा है और ज्यादा हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो जा रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। भले ही वो हमें नजर नहीं आ रहा है कि वो कैसे जा रहा है, लेकिन आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, ये सोचना होगा कि कभी तो ये बोर्ड खराब होगा। तो इस बोर्ड की वैल्यू क्या है, मान लीजिए ये 2 लाख रुपए का बोर्ड है और इसकी अनुमानित लाइफ अगर आप 5 साल मान के चल रहे हो तो 40,000 रुपए के हिसाब से ये बोर्ड घिस रहा है, ऐसा मान लेते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोग इनकम टैक्स देते हैं, कंपनियां इनकम टैक्स, कंपनियों के लिए कॉरपोरेशन टैक्स लगता है, लोगों के लिए इनकम टैक्स होता है। आगे पब्लिक फाइनेंस में पढ़ाऊंगा और वहां बताऊंगा कि कॉरपोरेशन टैक्स भी एक तरह का इनकम टैक्स है, उसको CIT कहते हैं, कॉरपोरेट इनकम टैक्स। फाइनली तो इनकम टैक्स बढ़ी आ रहा है, और इनकम टैक्स दिया जाता है नेट इनकम पर, न कि टोटल के ऊपर। तो खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है संभवतया जो आपसे जुड़ रही है कोचिंग सर्विस देने के लिहाज से, ये कंपनी हो गई। अब ये जितना पैसा आपसे लेते हैं सब पर नहीं इनको कॉरपोरेशन टैक्स देना है, जैसे हमें पेमेंट कर रहे हैं, दूसरे खर्चे वो सब माइनस होंगे, उसके बाद ही तो असली कमाई होगी। तो ये जो चीज माइनस करेंगे उसमें इनको ये भी माइनस करने की छूट होती है कि आपकी मशीनें, आपका बोर्ड, आपका कैमरा, आपके कंप्यूटर्स, इनका अनुमान लगा के कि ये किस हिसाब से घिस रहे हैं, आप उनकी वैल्यू को माइनस कर सकते हो उनके नियमों के अनुसार। और किस हिसाब से घिस रहे हैं इनका, इसका कोई मीटर नहीं होता जिसको लगा के आप माप सकते हो, एक आइडिया होता है, उसके अनुसार वो नियम होते हैं, उनके अनुसार आप घिसावट दिखा सकते हो और उसको खर्च मान सकते हो, और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा उसमें। सरकार मानती है इस बात को, हर कोई मानता है कि हाँ कोई भी चीज हम
उत्पादन हो रहा है। चाहे सेवा क्षेत्र में तो मशीनों का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, मशीन शब्द का प्रयोग भी नहीं होता है। सेवा क्षेत्र में उपकरणों शब्द का प्रयोग होता है, उपकरण होते हैं। ध्यान रखिए मेरी बात पर, जो भी बातें मैं साइड में करता हूं वो भी आपको ठीक से समझनी है। सेवा क्षेत्र जितना भी होता है उसमें जो भी चीजें होती है उपकरण बोलते हैं, इक्विपमेंट कहते हैं। अगर आप पे वस्तु बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वहां मशीन शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन आपको ये चीजों की जरूरत तो होती है और ये खराब भी होती है। एसी भी लगाना होता है, जैसे अभी ये क्लासरूम है जहाँ पे स्टूडियो है, जहाँ मैं खड़ा हूँ आपके सामने, यहाँ पर एयर कंडीशनर भी है, तो गर्मियों में वो चलेगा। इनकी मेंटेनेंस है, इनकी घिसावट है, तो नेगेटिव है। ओवरऑल देश को भी नुकसान ही है ना, मतलब कि उत्पादन क्षमता का इरोजन हो रहा है। उत्पादन क्षमता बोर्ड बनाएगा, उत्पादन क्षमता ट्रैक्टर बनाएगा, उत्पादन क्षमता आपकी मशीनें बनाएगी, समझ रहे हो आप? तो वो उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है ना, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, एक ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ग्रीन जीडीपी। तो ये डेप्रिसिएशन एनवायरनमेंट का भी होता है, देखा जाए तो। जब आप कोई चीज पैदा करते हो तो एनवायरमेंटल लॉस भी होता है, उसको अगर आप माइनस कर दो तो ग्रीन जीडीपी बन जाता है। वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन मैंने अभी इस समय इसलिए बात की ताकि आपको थोड़ा समझ आए, थोड़ा ज्यादा समझ आए, इसलिए मैंने ये बात की। और आमतौर पे मेरी आदत है कि मैं क्लास में जब कोई चीज समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ तो वो भी कोई कॉन्सेप्ट ही होता है इन जनरल, जिससे क्या होता है कि हम हमें और ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। तो ये फायदेमंद हो जाता है, इस तरह की एग्जाम्पल फायदेमंद हो जाती है। बहुत ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, थोड़ा एक विचार पकड़ना है दोस्तों। आपको जीएस के लिहाज से विचार प्रधान है ये। बस समझना क्या है, मशीनें घिसती है तो वो खराब हो रही है। अच्छा, दिल्ली में जो डीजल गाड़ियां होती है, टैक्सी वाले या कोई भी गाड़ी लेके आता है, तो डीजल गाड़ियों की लाइफ 10 साल है, पेट्रोल गाड़ियां 15 साल के लिए चलती है। अब एक व्यक्ति टैक्सी के लिए गाड़ी लेके आया, 10 लाख रुपए साल के कमाता है, इसे मान लो आप सारे खर्चे निकाल के, एक खर्च भूल जाता है वो, कि धीरे धीरे उसकी गाड़ी भी खत्म हो रही है, मतलब। और 10 साल बाद तो वो चला भी नहीं सकता उसे, और 10 लाख की गाड़ी लेके आता है। तो उसको क्या करना चाहिए, 1 लाख रुपए गाड़ी के मान लेने चाहिए हर साल। तो 10 लाख कमाता है तो 1 लाख माइनस कर ले, क्योंकि उसकी गाड़ी भी जा रही है। वो कितना भी सही रखेगा उसे तो भी 10 साल बाद नहीं चला सकता। ज्यादा समझदार है अगर, तो वो क्या करेगा, 10 लाख की इनकम में से 1 लाख रुपए हर साल एक बैंक खाते में डालता जाएगा। इसको कहते हैं प्रोविजन करना, प्रावधान करना। उसमें डालता जाएगा तो 10 साल बाद 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस ब्याज भी इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही कोई महंगाई ज्यादा होगी तो मिलाना पड़ेगा, बाकी तो उसको नई गाड़ी आ जाएगी और कुछ जोर भी नहीं आएगा उसको। तो ये थीम होती है एनएनपी के अंदर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, राष्ट्रीय उत्पाद में से, अच्छा हम चाहे तो एनएनपी की तरह एनडीपी भी बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट एनडीपी का भी होता है। जीडीपी में से सीधा ही, जीएनपी पे मत जाओ, जीडीपी में से सीधा ही मशीनों की घिसावट हटा दो तो बच जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो साइड में आप ध्यान रख सकते हो, मेरी तो एक सीक्वेंस चल रही है, जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी। मैं एक सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अब चौथा थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। चौथा आप ऐसे लिखो,
NNP और FC पे लगाओ नीचे की तरफ। फुल फॉर्म करोगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये तो NNP का हो गया। FC का मतलब यहाँ पर ये है 8 फैक्टर कॉस्ट। इसको अंडरलाइन कर दो आप, इसको भी ले लो इसमें 8 फैक्टर कॉस्ट। इसका अर्थ क्या बना? साधन लागत पर। साधन लागत पर क्या है? NNP है। नेट नेशनल प्रोडक्ट किस पर है? मार्केट प्राइस पे नहीं है, साधन लागत पर है। कुल मिला के हम पूरी बात को कैसे लिख सकते हैं, याद लगाओ यहाँ पे। इसका एक सूत्र है, वो लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे और इसकी फिलोसफी को समझने पे ज्यादा ध्यान दें कि ये साधन लागत पे इसको क्यों निकाल रहे हैं, साधन लागत क्यों जानना चाह रहे हैं। मतलब देश का उत्पादन बाजार मूल्यों पे निकला हुआ है, थोड़े बहुत प्लस माइनस किए हुए हैं, लेकिन बाजार मूल्यों पे निकला हुआ है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि हम देश के उत्पादन को साधनों की लागत पे निकालें? आगे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस बात को जान लें कि साधन लागत ही साधनों की इनकम होता है। ध्यान से सुने। पहले तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि साधन लागत का मतलब क्या होता है। शब्द को अगर आप ठीक से सुनते हो और उस पर मनन करते हो तो भी आपको काफी कुछ पता लग जाता है। साधन लागत का मतलब साधनों को जो आप पेमेंट करते हो, साधनों को इस्तेमाल करने की जो लागत आती है उसको हम साधन लागत कहते हैं। जैसे ये मार्कर मैं बनाता हूँ, तो ये मार्कर बनाने के लिए जो मैं साधन इस्तेमाल करता हूँ उनको मैं क्या पेमेंट करता हूँ, ये मेरी साधन लागत हुई। राइट। साधन लागत ही साधनों की इनकम होता है। अगर रामेश्वर उसकी पेमेंट कर रहा है तो ये मेरा पक्ष है ना। जिनको पेमेंट मिल रहा है उनका पक्ष क्या है? इनकम। उनको वही पेमेंट क्या नजर आ रहा है? इनकम। एज ए टीचर खान ग्लोबल स्टडीज में मैं क्या हूं? एक साधन। तो खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मुझे पे किया जाता है, तो उनके लिए साधन लागत कितनी होगी? जो मेरे को पे करते हैं, लेकिन मेरे लिए वही चीज क्या होगी? इनकम होगी। इसलिए मैं हर महीने उस तिथि का इंतजार करता हूं। किस तिथि का? जिस तिथि को मेरा पेमेंट आता है। ईगरली इंतजार करता हूं, हर कोई करेगा। लेकिन जो पेमेंट देता है वो ये सोचेगा कि ये डेट बहुत जल्दी आ जाती है, अब ये भी ट्रांसफर करना होगा। तो तो फिनोमिना वही है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एक ही, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे अमेरिका को
हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम अमेरिका को ही करते हैं। अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करें तो हमारे लिए एक्सपोर्ट है, लेकिन उनकी निगाहों से वो क्या है, इंपोर्ट है। अगर आप दुनिया के कुल निर्यात कितने हुए हैं उनका पता लगा लेते हो, तो मेरी राय है आपसे कि आप ये पता मत लगाना कि दुनिया में आयात कितने हुए हैं, मत लगाना पता, क्योंकि टाइम खराब होगा। अगर आपको ये पता है कि दुनिया में निर्यात कितने हुए हैं तो उतने ही आयात हुए होंगे। इसी प्रकार से कितना माल एक दुकानदार ने बेचा, ये अगर आपको पता हो तो ये पता मत लगाना कि माल कितना खरीदा गया। एक और एग्जाम्पल उठाता हूं मैं, बढ़िया एग्जाम्पल आपके काम आ सकता है। एक डिस्कशन हमारे भारत में हमेशा रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप, कि क्या हम लोगों को कैश ट्रांसफर कर दें खाते में, सस्ता अनाज या कुछ भी देते हैं हम लोग, और अनाज को भौतिक रूप में उनको या तो जीरो रेट पे या कम रेट पे देते हैं, अनाज भौतिक रूप से उपलब्ध करवाते हैं। तो एक काम करते हैं कि उनके खाते में हम पैसा भेज दें, अनाज हम कहें कि आप कहीं से भी ले लो, हम अमाउंट भेज देते हैं। इसको हम कहते हैं कैश ट्रांसफर मॉडल। इस पे बहुत डिस्कशन है, मेंस में पढ़ाऊंगा आपको, जैसे खाद्य सुरक्षा का टॉपिक आएगा, पीडीएस का टॉपिक आएगा, तो क्या हम कैश ट्रांसफर में जाएं, इस तरह का विचार आएगा हमारी क्लास में, और मैं डिस्कशन करूंगा, फुल लेंथ डिस्कशन करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं केवल। तो उसमें क्या हुआ कि एक रिसर्च हुआ, दिल्ली सरकार और सेवा नामक एनजीओ ने मिलकर दिल्ली के क्षेत्र पे रिसर्च किया कि कैश ट्रांसफर करने से क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों का अनुमान था कि कैश हम भेजेंगे भोजन के लिए, अनाज के लिए, लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, वाइन पी सकते हैं, ये सब। तो रिसर्चर ने क्या किया, जिस एरिया में इसको लागू किया गया वहां की वाइन शॉप पे गए। वाइन शॉप पे जाके उन्होंने ये पता लगाया कि वाइन कितना बेचा जा रहा है, कितनी बिक्री का स्तर है, पता लगा लिया उन्होंने। फिर कैश ट्रांसफर को लागू किया, और उसके बाद में फिर रिसर्च करने गए। तो वो खरीदने वालों के पास नहीं गए कि आप शराब पीते हो कि नहीं पीते हो, कितना शराब यूज करते हो, वो बेचने वाले के पास गए, और उनको ये पता लगा कि वाइन सेल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि अगर वाइन सेल में चेंज नहीं हुआ तो कैश ट्रांसफर की वजह से लोग ज्यादा वाइन नहीं पी रहे, क्योंकि ज्यादा खरीदा नहीं गया जब सेल ज्यादा नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप किसी एक चीज से दूसरे का अनुमान लगा सकते हो, मैं ये बात उठाना चाह रहा हूं। तो अगर आप उत्पादन की साधन लागत पता लगा लो कि कोई भी चीज की उत्पादन में साधनों को पेमेंट कितनी हुई, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि साधनों को इनकम कितनी मिली। राइट, आपको अगर इनकम पता लगानी हो तो। और साधन लागत भी आसानी से पता नहीं लग पाती है। तो हमारे पास जो आंकड़ा होता है वो मार्केट प्राइस वाला होता है कि ये पेन कितनी मार्केट रेट का है, और फिर इसमें हम प्लस माइनस करके साधन लागत पे जाते हैं ताकि हमें साधन आय का पता लग सके। ये मूल में बात है। सूत्र हम लिखते हैं, फिर मैं समझा दूंगा आपको, पहले सूत्र पे जाते हैं। मुद्दा लेकिन सिर्फ ये है कि हम लोगों की आय पता लगाना चाह रहे हैं और इनडायरेक्टली पता लगाना चाह रहे हैं। तो इसका सूत्र आप लिखेंगे एरो बना के। अगले पेज पे जा रहा हूं। आपके पास एनएनपी एमपी है। तीसरे जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो आप एमपी समझो उसे। ये तीसरा कॉन्सेप्ट एनएनपी था ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये मार्केट प्राइस वाला माना जाता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीडीपी अंतर्निहित है। क्योंकि आप ग्रेजुअली ऐसे आए हो, मतलब कैसे आए हो मैं बता देता हूँ। ये तो चित्र वगैरह बने हुए हैं। इसको यहीं पे आप सबसे पहले क्या निकाले थे, जीडीपी, वो किस पर आधारित था, मार्केट प्राइस बेस्ड, राइट। फिर इसमें आपने प्लस क्या किया, ए माइनस बी, तो आपको क्या मिला, जीएनपी। तो ये मार्केट प्राइस बेस्ड है, तो ये भी मार्केट प्राइस बेस्ड हुआ, केवल ये अलग है बस। फिर इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया,
तो बचा क्या, एनएनपी, लेकिन है वो मार्केट प्राइस बेस्ड। और एक ट्रिक और दे रहा हूँ, जीडीपी के यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मार्केट प्राइस वाला मानना है। जीएनपी के यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मार्केट प्राइस मानना है। एनएनपी में कुछ नहीं लिखा हुआ, मार्केट प्राइस मानना है। राइट, तो इसको तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आपको एक्स्ट्रा बताया। हमारा सूत्र चल रहा है ऊपर। मार्केट प्राइस वाला निकला हुआ है, इसमें से टैक्स हटाने हैं। टैक्स वो जो वस्तु पे लगते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देना है। मैं समझा दूंगा क्यों हटा रहे हैं। और अगर सब्सिडी हो तो उसको प्लस करना है। मार्केट प्राइस मेन है, उसमें मार्केट प्राइस को टैक्स ऊंचा कर देते हैं। जीएसटी वगैरह लगा हुआ तो मार्केट प्राइस साधन लागत से ज्यादा हो जाती है। मार्केट जितना आपको इस मार्केट को बनाने में कॉस्ट आई है, उससे ज्यादा आप कीमत पे जाओगे टैक्स की वजह से। आपको जाना है लागत के ऊपर, जो बढ़ा रहा है उसको माइनस करोगे आप। और सब्सिडी क्या करता है, कम कर देता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साधन लागत अगर आप देखें, उसमें कौन कौन से साधन इस्तेमाल होते हैं। गाड़ी आपको बनानी पड़ेगी, उसमें लोहा भी एक साधन जैसा हो गया, कच्चा माल, टायर है, बैटरी है, और लिथियम वगैरह, कॉपर, बहुत सारी चीजों को करके वो गाड़ी बनती है। मान लो ये गाड़ी 7 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की आ रही है, मार्केट रेट बना रहे हो आप, टैक्स नहीं लगाते हो तो भी वो 9 लाख रुपए की पड़ती है। अब आपको इसे फेमस करना हो तो आप क्या करोगे, 9 लाख तो बनाने की कॉस्ट है और लोग इस पर नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आपने 50% सब्सिडी दे दी तो मार्केट रेट लागत से आधी हो गई है इसे। जबकि आपने साधनों को ज्यादा पेमेंट करी, रेट कम हो गई, क्योंकि आपने देश की प्रोडक्शन बाजार मूल्यों पे लगाई। बाजार मूल्य ये है तो कम दिख रहा है। साधनों को इनकम ये नहीं मिली, ये वाली मिली। तो आप ये कितना नीचे आया, 50% की वजह से, वो उतना जोड़ दो तो ये बराबर आ जाएगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। एक और न्यूमेरिकल में ले लूंगा, उससे आप समझ जाओगे इसको। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दोगे, सब्सिडी जोड़ दोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका एक और सूत्र बन सकता है, एक और तो और लगा दें यहाँ पे, और NNPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब ये नेट लगा दोगे सब्सिडी हट जाएगा, क्योंकि टैक्स हम देते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो नेट रूप में लोगों ने कितना टैक्स दिया वो हटा देना है इसमें से। इसका भी सूत्र बना लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसे आप। तो देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, इनका जो भी है वो आपके सामने है। इनको और सरलतम ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और हमें टॉपिक में आना पड़ेगा। बहुत भूमिकाएं नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा लंबी भूमिकाएं बनाते रहें। आप बार बार पढ़ो इसे, रिवाइज करो इसे, ध्यान रखो, थोड़ा समझो, एकदम कुछ नहीं होता है। और कई बार कई बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए होते हैं तो उनको समस्या आती है।
तो निदान क्या है उसका? बार बार सुनो, समझो वीडियो है आपके पास तो उनको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लो और कॉमन सेंस से चलो, राइट। और एक न्यूमेरिकल भी मैं ले लूंगा। देखो ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, इसको छोटा किया जा सकता है इसे। जैसे कैसे होगा कि देखो टैक्स हम देते हैं सरकार को, हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसका एक पार्ट हमें वापस भी करती है ना सब्सिडी के रूप में। तो वो वापस दे रही है, उसको माइनस कर लो जो आप दे रहे हो, तो नेट में सरकार को कितना दे रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, वस्तु सेवा पे जो कर लगते हैं उनको इनडायरेक्ट कहते हैं। और ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद में यही वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको जिसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। आपके नोट्स के अंदर मैंने रोड मैप बना रखा है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि 6 चैप्टर है। दूसरे नंबर का जो अध्याय है जिसको लोक वित्त या इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, टैक्स पब्लिक फाइनेंस में आते हैं। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को धन कहां से मिलेगा? टैक्सेस से मिलेगा मुख्य रूप से। तो बाकी तो गवर्नमेंट फाइन भी लगा सकती है। तो क्या राज्य फाइन ही लगाता रहेगा? तो फाइन से कलेक्शन तो तब लेगी ना जब हम लोग क्राइम करेंगे। सरकारी उद्योग होते हैं, उनसे भी मुनाफा मिलता है, तो क्या सरकार को मुनाफाखोर होना चाहिए? फिर एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट करके मुनाफा आ रहा है, अच्छी बात है। और उस मुनाफे को आप पब्लिक वेलफेयर में यूज कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो मुनाफा गलत नहीं है। फिर समझना होगा, हर चीज को समझने से ही आप थोड़ा वो कर पाओगे। और मैं गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। गुणवत्ता युक्त ही अध्यापन आपको काम आएगा, सरलतम सरल अध्यापन काम नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो दोस्तों सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, सब्सिडियां भी देती है, तो एक पैसा लोगों की तरफ आ जाता है। तो नेट रूप में लोग कितना दे रहे हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। वस्तु सेवा के ऊपर जो सब्सिडियां दी जाती है, वस्तु सेवा पर जो कर लगते हैं, वही हमारी चर्चा का विषय होंगे, क्योंकि हम वस्तु सेवा के उत्पादन को पढ़ रहे हैं इस समय क्लास में। तो कॉमन सेंस कहता है कि हम उन्हीं टैक्स की यहाँ बात करेंगे जो वस्तु सेवा से जुड़े हुए हैं, या उन्हीं सब्सिडियों की बात करेंगे जो वस्तु सेवा से जुड़े हुए हैं। आपके खाते में सरकार पैसा ट्रांसफर करके सब्सिडी देती, वो यहाँ नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए, जो सब्सिडी वस्तु की कीमत पे इंपैक्ट डालती है वो माइनस होगी यहाँ पे, और जो टैक्स वस्तु की कीमत को बढ़ाता है वो यहाँ पे दिखेगा। इनकम टैक्स से क्या वस्तु की कीमत बढ़ती है? इनकम टैक्स हम देते हैं, कंपनियां अपनी इनकम पे कॉर्पोरेशन टैक्स देती है, क्या उससे इनकम मतलब वस्तु की कीमत बढ़ती है? क्लियर कट आप समझो इस चीज को, याद नहीं करना है, समझना है कि टैक्स जो यहाँ पे आएंगे वो वस्तु सेवा से जुड़े हुए टैक्स होंगे, सब्सिडी भी वस्तु सेवा से जुड़ी हुई होगी। सिंपल बन गया ये। इस प्रकार से आपको साधन लागत निकल आएगी पूरे देश के उत्पादन की। राष्ट्रीय स्तर पूरे देश का जो उत्पादन है उसमें साधनों को पेमेंट कितना हुआ ये मालूम चल जाएगा, और वो ही साधन आय कहलाएगी, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। न्यूमेरिकल में बाद में लूंगा, एक नोट आप फिलहाल लगा दें यहाँ पे, एक नोट लगाइए। नोट में लिखिए, एक महत्वपूर्ण बात लिखिए नोट के अंदर। नोट में ये लिखिए कि एनएनपीएफसी को निम्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। एनएनपीएफसी को निम्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। दो नाम और मैं लिख रहा हूं नीचे। फर्स्ट लिख रहे हैं हम एनएनआई, फुल फॉर्म कर दीजिए नेट नेशनल इनकम।
यानी कि निवल राष्ट्रीय आय। अब ये क्या वर्ड बन गया? राष्ट्रीय आय बन गया है। उत्पादन से आय की तरफ पारगमन हो रहा है। दूसरा और लिखें, एन आई, केवल एन आई भी कह सकते हैं। नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। अब आप समझो, सही मायने में आय यहाँ पे क्या, जो लोगों को पैसा मिल रहा है। लेकिन आप ये भी समझ गए हो कि वस्तु सेवा के उत्पादन से ही तो हम आय पे पहुंचे हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बिना उत्पादन की आय संभव नहीं है। और राष्ट्रीय आय में वही आय पढ़ी जाती है जो उत्पादन से पैदा हुई हो। कई बार कुछ आय ऐसी होती है जो उत्पादन से पैदा नहीं होती है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, वो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल इनकम, जो आपको नहीं पढ़ना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पर्सनल इनकम में आता है। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है आपको, तो बेरोजगार हो इसका मतलब आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो, कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे आप। वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, मातृत्व लाभ मिल रहा है, ये सब क्या है? प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है ये। बहुत ध्यान से आप समझे कि राष्ट्रीय आय में वही इनकम लोगों की आएगी जो कहीं ना कहीं उत्पादन से पैदा कर रहे हैं उसे। अब मैं एक न्यूमेरिकल से आपको बता देता हूं कि जो भी मार्केट प्राइस और ये सारी बातें जो मैंने की, टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, माइनस क्यों करते हैं, सब्सिडी वगैरह, इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग। कई तरह के साधन उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक साधन यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेबर। ये आपकी समझाने के लिए है। दूसरा साधन है जैसे कि कैपिटल। इन साधनों को क्या क्या पेमेंट होती है उनके नाम भी लिखूंगा मैं। लेबर, कैपिटल। तीसरा मान लीजिए बिल्डिंग है। चौथा कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो आप, इसको भी हम कैसे हटा सकते हैं? कच्चा माल तो होता ही है, उसको भी डाल दिया मैंने। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क उठाना। साहसिकता का गुण जिसमें होता है, तो उसको हम कह रहे हैं रिस्क। जोखिम ले रहा है एक आदमी, बिजनेस करने वाला आदमी जोखिम उठा रहा है। ये पांच चीजें लिख दी आपके सामने। इनको जो पेमेंट मिलता है वो भी लिख लेते हैं। मान लीजिए ये एक मार्कर की बात हम कर रहे हैं, तो एक मार्कर बनाने पे हम 2 रुपए पेमेंट करते हैं। थोड़ा सा इधर लिखता हूँ इसको। इसका नाम भी होता है, वो भी लिख देते हैं आप चाहो तो। इसको मजदूरी देते हैं, तो उसको वेजेस कहते हैं मजदूरी को। और इसके आगे मैंने लिख दिया ₹2। मजदूरी को वेजेस कहते हैं। कैपिटल पे कोई ब्याज मान लेते हैं, इंटरेस्ट। हमारी पूंजी हो, बैंक से ली हो, हमारी हो, हम अगर बैंक में जमा कराएंगे तब भी तो ब्याज मिलेगा। तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि 1 रुपया इस पे पड़ रहा है एक मार्कर पे ब्याज के रूप में। भवन के लिए हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं। मान लीजिए वो रेंट 1 रुपया मान लेते हैं। कच्चे माल का तो कोई नाम नहीं होता, केवल कॉस्ट लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ कॉस्ट लिख दी कच्चे माल की, 3 रुपये मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, आपको जो लिखना आप लिख सकते हो। और रिस्क को बदले में प्रॉफिट चाहिए, तो यह हमने लिख दिया प्रॉफिट। ये भी एक पेमेंट है, देखो खास इसकी जोड़ी कहां बना रहे हैं? पेमेंट्स में बना रहे हैं।
ये भी एक पेमेंट है। कई बार आपने दुकानदारों को देखा होगा, मेरे को इतना मुनाफा नहीं मिलेगा, मैं काम नहीं करूंगा। इसका मतलब खुद को पेमेंट कर रहा है बिजनेस में टिके रहने के लिए। तो जिसको आप समझते हो कि प्रॉफिट एक्स्ट्रा चीज है, उसको हम क्लास में क्या समझ रहे हैं? एक साधन को दिया गया भुगतान है। साधन यहाँ पे क्या है? रिस्क। वो बदले में क्या ले रहा है? प्रॉफिट। तो ये भी एक फैक्टर हुआ, और ये फैक्टर पेमेंट हुआ। पेमेंट होने से हम इसको कॉस्ट जैसा समझेंगे। इसको हमने 3 रुपए मान लिया गणित को सिंपल करने के लिए। 3 और 3 6, 2 और 2 4, 10 हो जाते हैं। अब मैं इसके नीचे वो एक गणित करते हैं ताकि आपको समझ आए कि प्राइस कैसे आती है, कीमत, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। अब मैं आपको कहूं कि टोटल फैक्टर कॉस्ट यानी साधनों को टोटल पेमेंट कितना हुआ, तो आप क्या लिखोगे? 10 ही तो लिखोगे। और प्रॉफिट भी आ रहा है इसमें। अगर कोई टैक्स नहीं हो, नहीं इस पर सब्सिडी हो, तो मार्केट प्राइस क्या होगी? 10। एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात मत करो आप, प्रॉफिट इसमें आ चुका है। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एक को समझा सबको समझा। एक चीज समझ लो आप कि हम मार्केट प्राइस, देखो आप किसी को ये पूछने जाओगे कि आपको कितनी इनकम मिलती है, कोई नहीं बताएगा। मैं भी नहीं बताऊंगा अगर आप मेरे से पूछोगे तो। कोई नहीं बताएगा। और वैसे भी भारतीय और अन्यत्र कहीं समाजों में क्या माना जाता है? किसी को इनकम नहीं पूछनी चाहिए। ये सभ्यता मानी गई, ये संस्कृति मानी गई कि किसी व्यक्ति को आप उसकी इनकम ना पूछें। हालांकि एक अलग बात है कि कई लोग चलाकर अपनी इनकम बताते हैं, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होती है तो वो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इनकम मत पूछो, और पूछोगे तो मात खाओगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कई कारणों से आपको नहीं बताएगा। क्या पता आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, वो कहेंगे आपको क्या मतलब है मेरी कितनी इनकम है? तो इनकम कोई बताएगा नहीं। चलो, या तो फंस गए आप कि भाई पूरे भारत के लोगों का राष्ट्रीय आय पता लगानी, तो उनकी इनकम पता लगानी पड़ेगी, और वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। कुछ लोग जानबूझ के ज्यादा भी बता देते हैं, मिलते 20,000 है, बताते 1,00,000 रुपए की सैलरी मिलती है मुझे। अपनी इमेज को सेव करने के लिए लोग ऐसा करते भी हैं। कुछ लोग जानबूझ के कम बता देते हैं कि कहीं टैक्स का चक्कर ना पड़ जाए, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या है। अब आप, वो लोग कई काम करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पता लगाओ, फिर वो कहेंगे भाई आपको क्या मतलब है फैक्टर कॉस्ट, हम किसको क्या पे कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना है? ये अंदर की बातें हैं। और हम लोग भी एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिससे खान ग्लोबल स्टडीज के साथ है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि कोई भी पार्टी ये जो भी एग्रीमेंट की शर्तें और अन्य बातें, इनको डिस्क्लोज नहीं करेगी, सीक्रेसी मेंटेन करेगी। और जो सीक्रेसी को तोड़ेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। इस तरह की बातें भी एग्रीमेंट में लिखी हुई है। तो है ही नहीं। लेकिन एक चीज खान ग्लोबल स्टडीज आपको बता सकता है। एक स्टूडेंट फोन कर रहा है कि सर मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तो मेरे को कोचिंग करनी है आपके यहाँ, क्या फीस लगेगी? वो कहेंगे हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, सारे फीस वहां पे दिए हुए। तो फीस डिक्लेयर की जाती है, पब्लिक एमआरपी कोई भी चीज की ऊपर लिखी हुई रहती है, तो वो तो सबसे इजीली अवेलेबल डेटा है आपके लिए। अब एमआरपी से आप फैक्टर कॉस्ट पे जा सकते हो। इसकी एमआरपी क्या होगी? 10 रुपए, मतलब मार्केट प्राइस 10 रुपए होगी, क्योंकि टैक्स वगैरह कुछ है ही नहीं। टैक्स सूत्र तो वही रहेगा, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, तो दोनों 0 0 हैं। टैक्स को माइनस करोगे तो टैक्स की वैल्यू क्या है? 0। सब्सिडी की वैल्यू 0 प्लस, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 10। तो 10 फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बराबर ही फैक्टर कॉस्ट है। अब फैक्टर कॉस्ट आपको 10 पता लगी। अब आप ये पता लगाओ कि क्या फैक्टर कॉस्ट के बराबर फैक्टर इनकम है। तो आप इनसे पता लगाओगे तो सब आपको ये बताएंगे। ये कहेगा मेरे को 2 रुपए मिले, ये कहेगा मेरे को 1 मिला, ये कहेगा 1 मिला, ये कहेगा 3 मिला, ये कहेगा 3 मिला, टोटल जोड़ोगे 10 मिलेंगे। एक छोटे से केस में
आप इस बात को समझ पा रहे हो शायद कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट का पता लगा लें तो हमें फैक्टर इनकम पता लग जाएगी अपने आप ही, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट ही फैक्टर इनकम होती है। लेकिन दोनों के साथ समस्या है कि इसका डेटा नहीं मिलता, डेटा मिलता है मार्केट प्राइस का। तो हम मार्केट प्राइस और इनकी कनेक्शन पढ़ लेंगे तो हम उसको प्रोसेस करके अनुमान लगा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट प्राइस भी 10 होगी और फैक्टर कॉस्ट भी 10। ठीक है, टैक्स और सब्सिडी नहीं है तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बराबर होंगे। अब दूसरा इसमें हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम जीएसटी लगा देते हैं, जीएसटी एट द रेट 10%, तो इसमें 1 रुपया प्लस हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी 11। तो मार्केट प्राइस है ये, एमपी है ये। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस आ गया और आपको पता है कि टैक्स वो डिफरेंस पैदा कर रहा है। अब आपको कहा कि देश का वो निकालिए उत्पादन मार्केट प्राइस पे, तो यही तो मिलेगा आपको। अब साधनों को कितना मिला, साधनों को तो यही मिला। तो ज्यादा कौन कह रहा है मार्केट प्राइस को, टैक्स, तो टैक्स को हटा दो तो आपको वो मिल जाएगा। उल्टा भी समझ सकते हैं, ये तो एक जीएसटी का लिया मैंने, अब सोचो जीएसटी नहीं है, हटा दे रहा हूं मतलब, और सब्सिडी आ जाती है यहाँ पे। एट द रेट 10% पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी 9 रुपए। तो आप मार्केट प्राइस से साधनों की आय पर नहीं जा सकते क्योंकि साधनों को 10 मिला, मार्केट प्राइस 9 है, तो सब्सिडी को प्लस करोगे इसमें तो आपको 10 मिल जाएगा। तो कुल मिला के इस पूरे डिस्कशन से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ऐसे लिखिए निष्कर्ष। 3 निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। उसमें फर्स्ट है मार्केट प्राइस बराबर होगी फैक्टर कॉस्ट के यदि नो टैक्स नो सब्सिडी। दूसरा केस क्या होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट से यदि टैक्स है, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखना, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा उससे। तीसरा, मार्केट प्राइस विल बी लोअर देन फैक्टर कॉस्ट यदि सब्सिडी है। क्या इसमें हमें ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद थोड़ी पढ़ना है, नॉर्मल कॉमन सेंस की बातें हैं, थोड़े विचार की आवश्यकता है। कुल मिला के एक बात समझो आप, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, चाय का कप हम मार्केट में ले रहे हैं, ठंड सर्दी और चाय का कप है, और इस पे तो टैक्स नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर आप मॉल वॉल में जाओगे कहीं, नॉर्मल थड़ी वाले से चाय पीते हो आप, तो आप इसका अगर कोई पेमेंट कर रहे हो 20 रुपया, तो आप ये समझ लो कि 20 की जो मार्केट प्राइस आप पे कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं इनकम पैदा कर रही है। उसमें किसके पास ज्यादा किसके पास कम ये मुद्दा नहीं है, इनकम 20 रुपए की जनरेट हो रही है एक कप पर। अब कितने कप आप सेल कर रहे हो इंटू कर दो, उतनी इनकम जनरेट हो रही है। अब जो कप के लिए समझे वो सबके लिए समझ लो आप। और अखिल भारतीय, हम माइक्रो थोड़ी पढ़ रहे हैं कि एक आदमी की क्या है, हम देश की इनकम पता लगा रहे हैं। और सबसे आसान तरीका इस दुनिया में क्या है, मार्केट प्राइस खुले में हमें मिल जाती है, उसको उठाओ, प्रोडक्शन की वैल्यू पता लगा लो कितनी है, वित्त मंत्री जी से बात कर लो कि टैक्स से आप कितना लोगे, सब्सिडी कितनी दोगे, ये बता दो हमें। वो कह रहे जी हम 100 रुपए टैक्स के लेंगे, 20 रुपए सब्सिडी के दे देंगे। नेट रूप में टैक्स कितने लोगे, 80 रुपए का, तो हमारे से गया वो। तो जो पेमेंट किए जा रहे हैं मार्केट में वस्तुओं को बेचने के क्रम में, जीएसटी जो फर्में दे रही है और सब्सिडी वापस आ रही है, उसको सेट करके आप टैक्स हटा दो उसमें से,
नेट रूप में इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो, उतनी देश में इनकम पैदा हुई है। और बाद में इनकम टैक्स वगैरह से हमें मतलब नहीं, वो फिर लगते रहते हैं अलग से। हमने इतना तो पता लगा लिया ना कि देश में लोगों के पास इनकम कितनी हुई। बहुत साधारण सी बात है दोस्तों। और कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि देश की इनकम का जो मूलाधार है, जो उसका बेसिक आधार है, वो उत्पादन है दोस्तों। इसलिए हमारी सरकार या अन्यत्र कहीं पर भी सस्टेनेबल वे में इनकम जनरेट करने का तरीका बजट नहीं है, कैश ट्रांसफर नहीं है, प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। राइट, तो इस तरह से आप समझे होंगे, और वीडियो को रिपीट कर लेना। मैं कल मुलाकात करता हूं। धन्यवाद।